भाजपा का नया मंत्र, बूथ जीता चुनाव जीता, और इसी मंत्र के साथ आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बूथ अध्यक्षों में नई ऊर्जा और चेतना का संचार किया। बूथ अध्यक्ष भी बड़े उत्साहित नजर आए, उनमें भी एक उमंग दिखाई दी, उनमें भी एक जोश दिखाई दिया, और ये लगा कि निश्चित रूप से आने वाला चुनाव, और ख़ास तौर से जहां पर आज कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र का ये सम्मेलन था, वो अपनी अहम भूमिका का निर्वाह करेगा। लेकिन जब राजनीति चलती है तो आरोप प्रत्यारोप भी होते हैं। जब राजनीति चलती है तो ये देखा जाता है कि संदेश क्या है। जब राजनीति चलती है तो देखा जाता है कि दिशा क्या है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेंद्र मैथानी जी। मैथानी जी, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैथानी जी एक ऐसे विधायक हैं सर्वसुलभ और नित्य नूतन संकल्पों के साथ आगे बढ़ने वाले, और संयोग है कि उनकी ही विधानसभा क्षेत्र में जो निराला नगर मैदान था उसमें अद्वितीय कार्यक्रम हुआ। मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। मैथानी जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आज जो ये बूथ सम्मेलन हुआ, क्या संदेश दे गया है, क्या संदेश है, और क्या अब उस संदेश से आप अपने मार्ग को प्रशस्त करेंगे? धन्यवाद डॉक्टर रमेश जी। हम लोगों का ये बूथ का सम्मेलन, ये हमारे पार्टी की एक कार्य पद्धति है, जिस कार्य पद्धति के आधार पर हमारे जो बूथ का अध्यक्ष है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि राष्ट्रीय नेतृत्व यानी शीर्ष नेतृत्व, अंतिम नेतृत्व यानी बूथ के अध्यक्ष से सीधे संवाद करते हैं, जिसके आधार पर हमारे बूथ के अध्यक्ष आज माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और सभी हमारे नेतागणों ने बूथ अध्यक्षों को बधाई दी, क्योंकि इतना बड़ा वो बूथ अध्यक्ष का सम्मेलन था कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निकला उनके मुंह से कि ये तो बूथ अध्यक्ष का सम्मेलन एकदम जनसभा जैसी बन गई है। इतना उत्साह है कार्यकर्ताओं में कि उन्होंने पहली बार, मैं 8 वर्ष भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रहा, और पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि माननीय हमारे प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर, क्षेत्र नेतृत्व के निर्देश पर, पन्ना प्रमुख जो हमारे बूथ अध्यक्षों ने बनाए हैं, बिल्कुल सत्यापन के आधार पर और व्यवहारिक रूप से उन पन्ना प्रमुखों को बनाया गया है, जो एक एक अपने पन्ने के प्रमुख होने के नाते कोई किसी भी स्तर का कार्यकर्ता है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी भी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी, हम लोग विधायक लोग भी, सांसदगण भी, प्रत्येक व्यक्ति एक पन्ने का प्रमुख है जिस बूथ पर वो रहता है। यानी एक व्यक्ति के जिम्मे मात्र उस पन्ने पर आने वाले 60 घरों को केवल संपर्क करने का ये हमारा मेरा ये कहना था कि आज जो नड्डा आए, योगी आदित्यनाथ आए, और कम से कम 19 जिलों के जो है बूथ अध्यक्ष आए, क्या मैसेज लेकर के गए हैं, ये मैं जानना चाहता हूं। इन दो दिग्गज नेताओं ने जो अपना भाषण दिया, जो ऊर्जा का संचार किया, क्या मैसेज लेकर के गए हैं? ये बड़ा उत्साहित होकर के गए हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको निर्देश भी दिया है, और क्या दिया निर्देश, वही मैं जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि अपने बूथ पर आप 2 प्रकार के काम करेंगे। जिस प्रकार आपने कोरोना के समय में लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करी, और सभी दल, चाहे कांग्रेस हो या सपा हो या बसपा हो, सब अपने अपने घरों में थे, केवल ट्विटर पे काम कर रहे थे। ऐसे में बूथ अध्यक्ष अपनी कमेटी के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लोगों की सेवा कर रहा था, उसी प्रकार वो सेवा का क्रम था आज भी, सेवा करते हुए हमारी केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की, यानी मोदी जी की और योगी जी की तमाम योजनाओं से भी अपने बूथ पर अपनी कमेटी के माध्यम से वो लाभान्वित कराए, और साथ साथ लोगों के सुख दुख में खड़े होकर के अपना संपर्क संबंध व्यक्तिगत बनाते हुए पार्टी को भी लाभान्वित करें।
और लोगों को जो मोदी जी की नीतियां हैं, योगी जी की और भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, उनके आधार पर लोगों को जोड़ते हुए 2022 के चुनाव में प्रचंड बहुमत के आधार पर जो मूल मंत्र उन्होंने दिया है कि बूथ जीता चुनाव जीता, इसके आधार पर हम उत्तर प्रदेश सरकार बनाने का फिर से 2022 में काम करेंगे। लेकिन मैथानी जी, सवाल ये उठता है कि अभी आपने भी वही चर्चा की, वही नड्डा जी ने की, ये सम्मेलन तो था नहीं, ये तो आपने इकट्ठा कर लिया, ये तो एक जनसभा लगता है कि आपने जनसभा का एक क्रम शुरू कर दिया है और ये कोई बूथ सम्मेलन नहीं है। सम्मेलन में तो प्रस्ताव पास होते हैं, लोग संबोधित करते हैं, बताया जाता है, लोगों की बातें सुनी जाती है। सम्मेलन माने तो ये होता है, लेकिन यहाँ तो जैसे कि जनसभा हुई और भाषण दिया और चल दिए। कोई अब व्यक्तिगत रूप से जो आपके बूथ के अध्यक्ष हैं वो भी कोई तारतम्य नहीं कर पाए, कोई संवाद नहीं कर पाए अपने अध्यक्ष से कि साहब ये बताइए कि हम रास्ते में जाएंगे, लोग महंगाई की बात करेंगे, लोग बेरोजगारी की बात करेंगे, लोग पुलिस छवि के बिगड़ने की बात करें, हम उनको क्या जवाब देंगे? ये तो कुछ हुआ नहीं है। नहीं, ये सारी बातें संगठन के माध्यम से नेतृत्व तक जो भी है विषय, यही नहीं, जो विषय उनको लगता है उनके बूथ पर ये आवश्यक है, वो बातें संगठन के माध्यम से पहुंच चुकी पहले। अच्छा, पहले पहुंच गई। तब उसके बाद चूंकि इतने बड़े सम्मेलन में जहां 22,000 से ज्यादा बूथ अध्यक्ष बैठे हों, वहां पर उस समय ये विषय को लेना मुझे लगता व्यवहारिक पक्ष नहीं है, इसलिए उसको पहले ले लिया गया बूथ अध्यक्षों से, कार्यकर्ताओं से। और ये केवल बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन था, इसमें अन्य कार्यकर्ता नहीं अपेक्षित थे और हमारा संस्कारिक कार्यकर्ता अन्य आया भी नहीं, केवल बूथ अध्यक्ष बैठे। तो उन्होंने जो विषय बूथ पर आवश्यक थे वो पहले संगठन के माध्यम से चले गए, उसी पर उन्होंने अपना दिशा निर्देश दिया है और उनको उत्साहित होकर के जनता के बीच में भेजा है। क्या बूथ अध्यक्षों ने वो कौन से विषय भेजे, कौन सी समस्याएं भेजी जिनका उनको उत्तर मिल चुका है? नहीं, देखिए, समय सभी चीज़ों की, कोई भी विषय अगर उनमें जो भी उनको लगता है कि हमारे बूथ पर ये आवश्यक है, उसको वो उन्होंने पहुंचा करके, और पहले इस विषय पर भी पहले ही संगठन के माध्यम से जो बैठक हुई, बैठकों से विषय आकर के उनका निराकरण भी किया गया और उसके बाद फिर ये सम्मेलन करके पार्टी क्या उनसे अपेक्षा करती है। लेकिन मैं सवाल आपसे पूछता हूं कि जनता में एक गुहार लग रही है महंगाई को। आज कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन करने की भी कोशिश की गई, पुलिस से झड़प भी हुई है और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। जगह जगह आवाज़ उठ रही है कि साहब महंगाई है, बेरोजगारी की बात उठ रही है, पुलिस की छवि की बात उठ रही है। तो जब एक और विपक्षी बात कर रहा, तो आपके जो ये बूथ अध्यक्ष भी तो उसी मोहल्ले में रहते हैं, तो वहाँ पर भी तो लोग कह रहे होंगे भाई देखिए आज सब्जी में 120 रुपए किलो टमाटर हो गया है, अब आपके पास का क्या जवाब है? तो आपने क्या समझाया, ये बूथ अध्यक्ष क्या जवाब देंगे अपने मतदाताओं को? बूथ अध्यक्ष हमारे जो उन्होंने रिपोर्ट भेजी थी, जो नीचे जमीन की रिपोर्ट हम लोग भी देते हैं, बूथ अध्यक्ष भी देते हैं, उसी आधार पर ये पेट्रोल में भी कीमतों में कमी कराई गई और आगे भी इस पे नियंत्रण भारत करेगा, हमारे देश करेगा, हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी करेंगे। क्योंकि परिस्थितियां कोरोना कालखंड के बाद अजीब प्रकार की आई कि आप देखिए कि अनाज को तब से अभी तक 80 करोड़ लोगों को अनाज निःशुल्क लगातार देना, इस पर भी कुछ पैसा खर्च हुआ। जो वैक्सीनेशन, जो एक वैक्सीन की कीमत जिसको कभी कहा जा रहा था 3600 की है, कभी 1800 की है, उसको निःशुल्क 114 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को निःशुल्क देना। तो ये सारी चीज़ें जो अर्थव्यवस्था में कहीं डिसबैलेंस आता है कि लोगों की जान बचाना प्राथमिकता है, उस आधार पर कहीं अगर ये बढ़ता है तो इस पर भी महंगाई को भी वो नियंत्रित करने का काम हमारी सरकार करेगी। आपने देखा होगा कि मोदी जी और योगी जी प्रत्येक चीज़ पर निगाह रखते हैं और कैसे उसको नियंत्रित करना है। जो नीचे से रिपोर्ट जाती है, बूथ अध्यक्षों से जाती है या हम लोगों से जाती है, उस पर सारा काम हमारी सरकार करके। अच्छा, मैं आपसे ही पूछता हूँ कि आपने, मेरी बातचीत हो रही मेरी आपसे, आपने कहा कि हम लोग भी जानते हैं, तो अगर महंगाई की बात आपसे की जाती है, 120 रुपए किलो टमाटर की बात की जाती है, 200 रुपये 300 रुपये जो है तेल के भाव की कीमत, तो आप हमको क्या जवाब देंगे, जरा वो बताइए हमको। नहीं, देखिए डॉक्टर रमेश जी, हाँ, नियंत्रण महंगाई पर होगा। जो ये अभी मतलब होगा, ये व्यवस्था जो पूरी बिगड़ी है, ये पूरे माने ये मान लें कि आपके कार्यकर्ताओं में महंगाई को लेकर के अकुलाहट है, व्याकुलता है, परेशानी है, और आप माने आपका जो नेतृत्व है उनको ये आश्वस्त कर रहा है कि नहीं नहीं ठहरो, संयम से काम लो,
और धैर्य निश्चित- रखो और देखिए- निश्चित रूप से महंगाई पर नियंत्रण होगा। देखिए, मैं कहीं पर भी डिबेट से भागने का बिल्कुल प्रयास नहीं नहीं, करता मैं हूं, भागने की डॉक्टर बात ही रमेश नहीं जी। कर रहा हूं। मैं तो नियंत्रण डिबेट जो का, हम तो आपसे जनता बात को कर रहे हैं। जो भी विषय जनता को कष्ट देता है उसका निवारण हमारी सरकार करती है और ये आपको देखने को मिलेगा। जी, लेकिन मेरा सवाल फिर वही है, इस समय आपको जनता में क्या कष्ट दिखाई दे रहा है, जनता क्या है, और आपके हिसाब से कौन सी चीज़ का निराकरण अब हो जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव बिल्कुल सिर पर है और अगर नहीं निराकरण होगा तो ये चुनौती हमारे लिए होगी। नहीं, चुनौतियां तो कई हैं। देखिए, इतनी व्यवस्था बिगड़ी हुई थी जी। लगातार जो भी सरकारों ने पिछले रहे, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना ठीक बात है। चाहता, लेकिन जो भी सरकार रही है 70 साल से शासन करके जो व्यवस्था अभी तक बना दी इन लोगों ने, उससे भारी कठिनाई, दिक्कत, और हम सब लोगों ने कई कई मोर्चे पे, हमारी सरकार ने कई कई मोर्चे पर उसमें सफलता पाई है। कहीं पर कानून व्यवस्था में सफलता पाई, कहीं पर उन्होंने महंगाई को भी नियंत्रित करने का काम किया, लेकिन अभी जो महंगाई है इसको भी नियंत्रित करने का काम हमारी सरकार कर लेगी। और जैसे कहीं पेट्रोल की कीमत बढ़ना, उसको नियंत्रित करना। अब उसके बाद कहीं आपको याद होगा कि पिछले समय में एक बार महंगाई मोदी जी के पिछले कार्यकाल में, जो पिछला कालखंड था सरकार का, उसमें एक बार महंगाई थी जिसमें जमाखोरों के यहाँ छापे पड़े थे और जब कई कई मतलब बड़े बड़े गोदाम सील किए थे, जब दाल महंगी हुई थी। तो वो सारी कार्रवाई होगी और महंगाई पर भी ये नियंत्रण होगा, क्योंकि हमारी सरकार किसी भी मुद्दे को छोड़ती नहीं है। वो प्रत्येक जनता के हित की जो जो विषय हैं उनको वो गंभीरता से लेती है। वो परिणाम आपको दिखाई देगा। लेकिन क्या कारण है कि नड्डा जी बोलते हैं, मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, डिप्टी सीएम बोलते हैं, सब दिग्गज नेता बोलते हैं, लेकिन और तो बातें खूब की जाती हैं, लेकिन महंगाई का जिक्र नहीं किया जाता है, बेरोजगारी का जिक्र नहीं किया जाता है, किसान आंदोलन का जिक्र नहीं किया जाता है। जनता जानना चाहती है कि आखिर इसका क्या जवाब है आपके पास। आप देखिए, महंगाई को तो नियंत्रित करने में सरकार लगी है, नहीं लगी है, लेकिन अगर आज जब मंच से जो भी टैक्सों पे कमी है वो भी कराई जा रही है, महंगाई को भी नियंत्रित कराने का पूरा हमारा सफल प्रयास आपको दिखाई देगा। रोजगार की अगर आप बात करें तो कानपुर में ही रोजगार को लेकर के कई कई मेलों, मैं खुद अपनी विधानसभा क्षेत्र में मेरे पास डेटा है, 1353 लड़कों के नाम, पिता का नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर, जिनको मैंने विभिन्न उनकी योग्यता के अनुसार उनको नौकरियां दिलाई हैं। हमारे एमएसएमई के माध्यम से, जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से, हमारे बढ़ई भाई, नाई भाई, हलवाई भाई, इलेक्ट्रिशियन भाई, एडवांस टूल टेक्नोलॉजी के आधार पर उनको एडवांस टेक्नोलॉजी वाले टूल दिए गए। उनकी आय को बढ़ाने के लिए 1 हफ्ते की ट्रेनिंग दी गई, जिससे उनका रोजगार के साधन में आय भी बढ़े। घरेलू महिलाओं को भी घर में रह करके वो रोजगार करें, इसके लिए 1 हफ्ते की ट्रेनिंग और उसका मान दे दिया। आप अभी देख रहे होंगे रोजगार मेला, डॉक्टर रमेश जी, रोजगार मेला लगा पिछले बार जो महीने में मेला लगा था, 824 उसमें नौकरियां आई और 425 ही केवल उसमें भरी, बाकी खाली चली गई। तो हम लोगों ने अवेयरनेस करना शुरू किया कि भाई लोग जाएं और रजिस्ट्रेशन कराएं। अब की देखिए 32-3300 नौकरियां यहां से लगाई गई। यानी अगर हम कानपुर के रोजगार मेले से बात करें तो लगभग 21,000 से ज्यादा लोगों का डेटा है जिनको रोजगार विभिन्न संसाधनों में उनकी योग्यता के अनुसार दिया गया। आईटीआई में नौकरी देखिए, लोग बच्चे आईटीआई कर लेते थे, ये सब बातें मान रहा हूं, मैं मान रहा हूं, सर्टिफिकेट लेके घूमते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन अब उनको उसी सर्टिफिकेट पे 14-14, 15-15 हजार रुपए में कंपनियां ले रही हैं। लेकिन रोजगार के मेले में मैं आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन किसान आंदोलन को आप किस रूप में देख रहे हैं? किसान आंदोलन आप देखिए, ये बहुत बड़ी चुनौती नहीं है क्या? किसान आंदोलन में देखिए, मोदी जी ने कहा, मोदी जी ने एक साहसिक कदम उठाया था कि हम किसानों की आय को 2 गुना करना चाहते हैं। अब उसके अगर 2 गुना करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ करना भी पड़ेगा ना। कानून, कृषि कानून लाए। अगर कुछ किसानों को उन्होंने कहा कि हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए, और उन्होंने जिस तरह का समझा नहीं पाए तो उन्होंने उसको फिर वापस लिया कि भाई लेकिन किसान तो आज किसान तो आप अपनी जगह पर अड़े हुए हैं। लखीमपुर कांड दल उनके पीछे खड़े होकर के, और उनको तो ये तो पहले भी खड़े थे, ये तो पहले भी खड़े थे। आप तो यही बात पहले भी कह रहे थे, पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। लेकिन उनकी दुकान बंद करने का काम मोदी जी ने कर दिया कि तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया। अब इसके बाद भी अगर वो लोग बैठे हैं तो मैं कहूंगा कि फिर हमारी सरकार जरूर कुछ ना कुछ सोचेगी, लेकिन ये अच्छा वो नहीं। आप देखिए कि उनके बैठ के
कि इस कृषि कानून वापस लेने के बाद इस देश में देखिए ओबीसी क्या कह रहा है। अब ओबीसी भी लेकर के चले आए कि भाई वहाँ बैठिए, शाहीन बाग दोबारा करिए, वापस होगा। एक माहौल बिगड़ेगा। आप बातचीत के साथ समाधान कर सकते हैं। देश किसका है? देश केवल मोदी जी का नहीं, लेकिन देश केवल अगर हमारा नहीं, देश किसानों का भी है, देश हम सब का है। तो सभी लोगों को देश के बारे में सकारात्मक सोचना चाहिए ना। हम ऐसा काम क्यों करें कि हम यहाँ पर कोई काम करें और विदेश में बैठे हुए, पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी जैसा व्यवहार करने वाले वो देश प्रसन्न हो और हमारे इस किसान आंदोलन को हैंडलिंग करना शुरू करने की सोचें। ऐसा क्यों वो देश सोचे और हमारे यहाँ क्यों कांग्रेस के राहुल गांधी जी बयान दें जिसमें पाकिस्तान में तालियां बजे। तो इसको भी देख करके हम कुछ ऐसे भी निर्णय लेने पड़ते हैं जो मोदी जी ने लिए हैं कि हम लेकिन आज किसानों के हित में कानून लाए। जी जी, जब उनको कुछ किसानों को नहीं समझा पाए तो हमने उसको क्षमा के साथ वापस भी लिया। तो अब उनका भी कर्तव्य बनता है कि भाई आप बाकी वो कह रहे हैं नहीं, वो कह रहे हैं कि हमारी आप किसी दल के, कांग्रेस वो कह रहे हैं कि बहकावे में मत आइए। लेकिन वो भी तो कह रहे हैं कि भाई देखिए ये बात आप कह रहे हैं बार बार बहकावे में आए। अरे साल भर से कोई आंदोलन चला रहा होगा, 750 लोगों की मौतें हो चुकी होंगी, वहां पर भी बहकावे आप बताएंगे। मेरा सवाल ये बताइए, मैं एक मेरा सवाल ये सीधा ये कि आप इसको बहकावे और ये लोग अपने जगह पर अड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि नहीं एमएसपी जैसा कानून। और एक बात और आपको बता दें, ये केवल खतरा बाहर से नहीं है, आपके अंदर से भी है। अगर जो राज्यपाल सत्यपाल जो है ये बयान बार बार दे रहे हैं कि अरे मेरी पद की गरिमा का कोई भी सवाल हो लेकिन किसानों की मांगें पूरी होनी चाहिए, वरुण गांधी आपके लगातार बोल रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो आपको सोचना होगा कि अगर हम किसानों के हित की बात आप करते हैं तो एमएसपी पर कानून बना देना चाहिए। उनका तो कहना है कि जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, एक फाइनेंस कमेटी बनी थी, उसमें मोदी जी ये प्रस्ताव लाए थे कि एमएसपी को कानून बना दिया जाए। फिर क्या दिक्कत है? हमने बातचीत के रास्ते को प्रारंभ से खुला रखा, मना नहीं किया। हमने बातचीत का रास्ता कोई बंद नहीं किया और काफी कुछ उसमें सहमति बन भी रही थी कि भाई एक कानून जिससे कि एक मध्यम वर्गीय और निम्न आय वर्ग के किसान, आप विशेष गौर करिएगा, सर्वाधिक संख्या निम्न आय वर्ग और मध्यम वर्गीय किसान की है। अगर उनके हित में कोई कानून आ रहा है तो आप उनके लिए बैठ के बातचीत करके अमेंडमेंट भी उसमें करा सकते हैं। आप बातचीत करके, सरकार जब तैयार है, एक बार भी सरकार ने नहीं कहा कि हम बातचीत नहीं करेंगे, आपको बार बार भेज करके, गाड़ियां भेज करके, ससम्मान मंत्रालय में बैठाल करके, हमारे वरिष्ठ लोगों ने बातचीत की, पूरा देश का हमारी सरकार बातचीत के लिए तैयार। उसके बाद भी अगर आप ना माने, और ना मानने वाला कोई विषय नहीं। आप देख रहा होगा कि उनके रैलियों में कांग्रेस के झंडे लगे हुए ट्रैक्टर आप ही लोगों ने दिखाए, चैनलों में दिखाए कि कांग्रेस नहीं, तो वो तो कांग्रेस कह रही है हम समर्थन कर रहे हैं। नहीं, वो तो कह रही है, वो कह रही है हम समर्थन कर रहे हैं, उसमें वो कोई लोका छिपी की बात नहीं है। लोगों को ये क्यों नहीं बताते कि पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था उन्होंने उस पर गोलियां चला दी थी। हाँ, तो चली गई सरकार भी, तो उनकी चली गई। अरे वो सरकार भी चली गई सत्ता में। अगर आप ये सवाल पूछेंगे तो हम फिर मध्य प्रदेश में आपको ले चलेंगे जहाँ पर शिवराज चौहान के समय पे गोलियां चली। मैं वो बात नहीं कर रहे थे। सारे जहां पर इनकी सरकारें हैं वहां पे ये क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, हमने रास्ता अगर बंद किया हो तो आप हमको दोषी कह सकते हैं। अरे आप बैठेंगे, बातचीत, संवाद, तो क्यों नहीं आपकी सरकार बुला लेती है कि हमने कई बार बुलाया? अभी तो कोई ऐसा मैसेज नहीं आया। वो कह दे कि भाई कृषि कानून हमने वापस ले लिया, अब आपकी जो समस्याएं हैं आइए फला तारीख को हम लोग बैठ करके वार्ता करते हैं। अब एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए प्रधानमंत्री जी अगर ये कहे कि कृषि कानून वापस लिया, तो ये कौन, और उसके बाद आप इस बहाने को भी लें कि भाई जब संसद में आएगा और हम तब करेंगे, तो मुझे लगता है ये तो सोचने वाली बात है। ये तो आम लोग सोचें, जनता सोचे, किसान सोचे, ये सोचने का विषय है कि एक प्रधानमंत्री कह रहे हैं, कोई सामान्य आदमी नहीं कह रहा। तो क्या आपको लगता है, नहीं कह रहे, नहीं तो क्या आपको लगता है कि सरकार हित में, नहीं तो क्या इसमें देखिए लोग घुसने का प्रयास कर रहे थे। अभी आप देखिए पाकिस्तान जैसा देश और देश जो कहीं इसको घुस करके और भारत में अस्थिरता फैलाना चाहते हैं, उससे पूरा देश डिस्टर्ब होगा। तो इसके लिए देश के किसान भी हमारे देश के हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं वो भी देश के हैं, हमारी सरकार भी ये मान के चलूं तो बातचीत का समाधान रास्ता निकलता है। नहीं, मेरा बातचीत करना चाहिए। और क्या बढ़िया होता कि आपने कहा तीनों, आप पहले मांग रहे थे, सबसे पहले आप 3 केवल कृषि कानून कह रहे थे वापस कर दीजिए। अब वो कांग्रेस ने फिर समझा दिया कि अब आप इसमें यही और बढ़ाइए। ये कांग्रेस चाहती नहीं है। इसके माने कांग्रेस बड़ी मजबूत हो गई है। नहीं, मजबूत तो आपको आने वाले चुनाव में फिर तो आपको बचना पड़ेगा इनसे, क्योंकि इतनी मजबूत हो गई कि अगर वो किसानों को कहेंगे तो किसान बहक जाएगा,
मजदूरों को कहेंगे तो मजदूर भाग जाएगा, नहीं, माइनॉरिटीज किसान को नहीं कहेगा भागेगा। तो माइनॉरिटीज नहीं, भाग जाएगा। डॉक्टर रमेश जी, आप जी। गौर करिए, जी। मैं फिर से दोहरा रहा हूं मोदी जी की उस बात को। उन्होंने कहा कि हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। हाँ ठीक बात। इस बात पे गौर करिए। नहीं आपने कहा ना अभी कि नहीं कि कांग्रेस सारा कांग्रेस किसान। नहीं, आपने कहा ना कांग्रेस, तो हमने कहा फिर तो कांग्रेस बड़ी मजबूत हो गई इसके नहीं, माने तब मजबूत तो। नहीं है, वो तो केवल फटे में पैर घुसेड़ने का काम करते हैं। ओह। खुद 70 साल तक रहे, आपको किसानों का ध्यान नहीं आया, गरीबों का ध्यान नहीं आया, नारा देते थे तो गरीबों क्या का। आप माने- आपने कभी नहीं, राशन की तो दुकान, क्या- राशन आपने गरीबों को क्यों नहीं दिया? तो क्या- आपने आवास गरीबों को क्यों नहीं नहीं, दिया? खाते नहीं। में पैसा क्यों नहीं दिया? नहीं। प्रधानमंत्री कांग्रेस के कहते हैं कि 1 रुपए चलता है और 15 पैसा ठीक पहुंचता मैं मान है। गया। कैसी सरकार है नहीं, भाई? लेकिन मैं कैसे आप लोग मदानी जी 70 साल से राज मदानी जी करते मैं रहे? ये मान के चलूं कि जल्द ही किसानों से और सरकार में वार्ता होगी। नहीं, जब किसान चाहेंगे वार्ता के रास्ते कभी बंद नहीं, हाँ कभी भी बंद नहीं। किसान तो कह जब रहे हैं कि वार्ता हम चाहेंगे, करना चाहते तब वो हैं। रास्ता उनका खुला हुआ है। और वो किसान कहें कि हम अगर बात करना चाहते हैं तो अच्छा, सरकार किसान के तो रास्ता कहेंगे। खुला है। हाँ। सरकार तो हमेशा कह रही 24 घंटे बात के लिए तैयार रही, कितनी कितनी बार मतलब उनका सम्मान भी एक किया, ये भी गाड़ी संकेत भेज आ के रहा है कि बुलाया। लखीमपुर कहीं मना नहीं है। एक ये भी कोई मना संकेत नहीं आ रहा है। है कि लखीमपुर कांड हुआ, उसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए जल्दी ही नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण मंत्री जी कांड की हुआ, इसका कोई समर्थन नहीं कर सकता। मंत्री जी की आप- छुट्टी होगी, नहीं, जैसे कोई कि अभी देखिए, किस कानून मंत्री जी हुआ नहीं, आप हाँ। उसकी सीबीआई जांच भी कराने के लिए हो गई है। और उस पर जो भी दोषी है, वो चाहे मंत्री हो, चाहे कोई उनका बेटा हो, जो भी हो, वो सजा पा रहा है, सजा पाएगा। इसमें कोई इस घटना को कोई भी सही ठहरा ही नहीं सकता। तो क्या ना हम ठहरा सकते हैं, ना कोई ठहरा सकता है, ना कानून, ना हमारी सरकार ठहरा रही है। लेकिन सही ये- नहीं, उस पर लेकिन- पूरी कार्रवाई, जो दोषी है उन पर कार्रवाई हो रही है। चलिए इसके माने मंत्री जी की बर्खास्ती नहीं होगी। नहीं, मंत्री जी अगर वो भी दोषी होंगे तो वो उस पर भी कार्रवाई होगी। अच्छा अच्छा वो तो सीबीआई जांच कर रही, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पर वो घटना निंदनीय है, वो घटना ऐसी नहीं होनी चाहिए। वो भी हमारे भाई हैं और इसके लिए हम मतलब किसी भी कीमत पर, हम स्वयं भी एक इंसान होने के नाते भी, वो हमारे सिख भाई भी होने के नाते, हमारे किसान भाई भी होने के नाते, हमारी सिंपैथी और हमारी संवेदनशीलता उनके साथ है। उस पर कानून अपना पूरा काम करेगा। ठीक बात है। मैं मैथानी से चर्चा कर रहा हूं और चर्चा के बाद ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि आज हमारे 2 दिग्गज नेता गुरुद्वारा पहुंचे माथा टेकने के लिए, इसका भी क्या संदेश गया है। लोग कह रहे हैं कि निश्चित रूप से सिख समाज भले ही 1% हो, लेकिन उसको भी रिझाने का काम किया गया है। इस सवाल का जवाब लेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं मैथानी से। मैथानी जी, ये माना जा रहा है कि कृषि आंदोलन को लेकर के कहीं ना कहीं सिख समुदाय भी नाराज हुआ, नकारात्मकता में चला गया, और अब उस डैमेज कंट्रोल करने के लिए आज हमारे दिग्गज नेता नामदेव गुरुद्वारा भी पहुंचे और माथा भी टेका। कितनी आपको सफलता मिली इस दिशा में? नहीं, देखिए डॉक्टर रमेश जी, इसको बहुत सामान्य स्थिति में देखा जाना चाहिए। इसलिए भी कि पिछली बार भी जब नड्डा जी आए थे, क्योंकि उनकी आस्था है कि गुरु के द्वार पे माथा टेकते हैं, वो सरसैया घाट के गुरुद्वारे गए थे और वहाँ पर उन्होंने माथा टेका था। और उसी क्रम में तब वहाँ पर हमारे गुरविंदर सिंह छाबड़ा जी और हमारे काफ़ी वहाँ के सिख समुदाय के लोग वहाँ पर उपस्थित थे। और अब फिर जब कानपुर आए तो फिर उन्होंने यहाँ किदवई नगर में मत्था टेका। तो वो उनकी आस्था है, इस पर मुझे लगता है उसको बहुत सामान्य स्थिति में देखा जाना लेकिन चाहिए। ये तो था कि ये तो आप भी मानते होंगे कि कृषि आंदोलन से थोड़ा खिंचाव तो हुआ सिख समाज का, ये तो सही बात है। नहीं, कोई समाज कोई भी हो, अगर सिख समाज भी है, अगर कहीं आहत होता है हाँ हाँ तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी फिर हमारी ही होती भी है, हाँ, सरकार हाँ। के नाते। जिससे कृषि कानून में अगर उन्होंने भी चाहा तो कृषि कानून को, तीनों बिल्कुल। कानूनों को वापस लिया गया। लेकिन ये जो दर्शन है और मत्था टेकना है, ये महज एक आस्था के आधार पर देखा जाना चाहिए। तो- इससे कोई राजनीति का मतलब नहीं। चलिए उसको तो मैं किनारे करे दे रहे हैं, लेकिन हम ये मान के चलें कि कृषि आंदोलन से जो सिख समाज आहत हुआ था, तो गुरु पर्व के दिन ही प्रधानमंत्री ने उन तीनों कानूनों को वापस ले करके इन लोगों को सबका दिल जीत लिया और ये विश्वास पैदा कर दिया कि नहीं नहीं हम आपके साथ हैं। बिल्कुल, देखिए, मैं अगर सरकार में कोई राजा अपने सभी पूरे देशवासियों के लिए सोचते हुए और उनकी किसी भी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, यदि उनकी कोई इच्छा है उसकी पूर्ति का भरसक प्रयास करे, तो मुझे लगता है एक अच्छी व्यवस्था है जिसको करना चाहिए। और ये
देश के इतिहास में मुझे लगता है पहली बार ऐसा हुआ है कि जब जब कोई भी विषय आया है तो उस पर देश हित में, जनहित में आदरणीय मोदी जी ने निर्णय लिया है। अभी आप कह रहे थे कि ओवैसी भड़काने का काम कर रहे हैं, तो आज मैं मानता हूं कि आज योगी आदित्यनाथ ने उनको जवाब भी दे दिया और उनको सावधान भी कर दिया, सतर्क भी कर दिया कि बस भड़काने का काम मत करना और एसपी के एजेंट के रूप में जो काम कर रहे हो वो ध्यान रखना। और ये भी कहा कि हम सख्ती से निपटना भी जानते हैं और सख्ती की जाएगी भी। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए डॉक्टर रमेश जी, योगी जी का स्वभाव हाँ कि वो बहुत ही जीरो टॉलरेंस के आधार पर अपनी सरकार को चला रहे हैं प्रत्येक क्षेत्र में। उसमें दंगा पहले हो जाना बहुत सामान्य बात हो जाती थी। आप देखिए यहाँ सीपी पाठक जी की हत्या हो गई और वो सारे लोग दोषी नहीं हैं, लेकिन अब वो जो ऐसे अराजक तत्व हैं उनमें घुसे हुए जो कहीं ना कहीं उस समाज को भ्रमित करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों ने वहाँ सरेआम हत्या कर दी। हत्या के बाद किसी की हैसियत नहीं हुई उनको पकड़ने, किसी की हैसियत नहीं हुई कि उन पर कोई कार्रवाई कर दे। यही मुख्तार अंसारी जिप्सी पर AK-56 राइफल लेकर के, और फोटो समाचार पत्रों में हम देख रहे हैं हत्या करने के बाद गाजीपुर में घूम रहा सड़कों पर, टीवी चैनल दिखा रहे हैं, अखबार दिखा रहे हैं। और वही मुख्तार अंसारी जब जेल में डाला जाता है तो व्हील चेयर पर आता है और गेट पर दौड़ते हुए अंदर चला जाता है। ये है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कि मतलब लोग कहने लगे थे पिछली सरकार में, हम लोग नहीं कहते थे, लोग कहते थे, जनता कहने लगी थी, त्रस्त हो गई थी क्योंकि उनको चैन स्नैचिंग, स्कूटर की डिग्गी से रुपए गायब हो जाना, पूरी व्यवस्था ही पलटी थी। लोगों के मकानों पे कब्जे, दुकानों पे कब्जे। जनता कहने लगी थी कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा, ये जनता कहती थी, ये हम लोग नहीं कहते थे। लेकिन मैं खास तौर से ओवैसी की बात कर रहा हूँ। आज पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें एसपी का एजेंट बताया। वही दूसरी अगर देखा जाए तो लगातार एसपी हो, कांग्रेस हो या सब लोग यही कह रहे थे ये तो बीजेपी की बी टीम है, और ख़ास तौर से इसलिए लाया गया कि माइनॉरिटीज़ के वोट कटें, और जितने माइनॉरिटीज़ के वोट कटेंगे उतना बीजेपी को लाभ होगा। और आज एसपी का एजेंट बता दिया गया। अगर एसपी का एजेंट बता दिया गया तो इसके बारे में फिर आपका क्या कहना, ये किस उद्देश्य से कहा गया? क्योंकि एसपी तो खुद ही कह रही है कि ये तो बीजेपी की बी टीम है। नहीं, देखिए ये एसपी हो या कांग्रेस हो, इन लोगों ने केवल तुष्टीकरण की राजनीति की है, केवल वोट बैंक की राजनीति की है। इनसे कभी भी इस देश के हिंदू समाज से कोई मतलब नहीं रहा था। इतने समय तक हिंदू समाज को भी भ्रमित करके और हिंदू और मुसलमानों को लड़ा करके और मुस्लिम वोट पर कब्जा, और हिंदू को समझते थे कि ये तो ठीक है, ये तो हमको देंगे ही वोट, ये कहाँ जाएंगे, और मुस्लिमों को समझते थे कि इनको थोड़ा सा हिंदू और मुस्लिम करके मुस्लिमों के वोट को अपने पक्ष में करें। क्यों बार बार, चाहे राजीव गांधी रहे हों आज स्वर्गीय हैं, चाहे इंदिरा गांधी रही हों स्वर्गीय, चाहे जवाहरलाल नेहरू रहे हों स्वर्गीय हों, देश के भी टुकड़े मात्र अपने लालच में और उधर जिन्ना को देकर के पाकिस्तान बना दिया, पटेल जी की बात को नहीं माना। मतलब इनका जन्म ही विघटन के लिए हुआ है। इन्होंने कभी भी हिंदुओं के प्रति कोई आस्था नहीं दिखाई, कभी हिंदुओं के लिए काम नहीं किया। आप ऐच्छिक बिल क्यों ले आ रहे थे पिछले सरकार में, जब यूपीए की सरकार थी, ऐच्छिक बिल ले आया। मतलब इस देश के संसाधनों पर पहला हक वर्ग विशेष का है, ये कैसा कानून ला रहे थे आप? ठीक बात, अपने देश में। ये केवल तुष्टीकरण की, आप ये क्यों नहीं कहते कि इस देश का चाहे हिंदू हो मुसलमान हो सबका समान अधिकार है? ये क्यों नहीं कहते? मोदी जी के मंत्री की बात क्यों नहीं करते? सबका विश्वास। आपने बहुत अच्छी बात की कि जितने विपक्ष के लोग थे तो केवल माइनॉरिटीज का तुष्टीकरण करते थे और उन्हें लगता था कि हिंदू तो वोट हमारे पास है ही है, तो कहाँ जाएगा। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आज स्थिति बिल्कुल पलट गई है? आज आप कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि हिंदू का वोट तो हमारा है ही है, माइनॉरिटीज को जाने दो, क्या लेना देना ज्यादा पर ये अगर विपक्ष के साथ जा रहे हैं तो जाने दो, लेकिन हिंदू वोट तो हमारा है। क्या अब ये पलट के नहीं हो गया? हमारी सरकार हमेशा, चाहे तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही हो, चाहे आज मोदी जी की सरकार है, चाहे योगी जी की सरकार है, जिसने भी
अगर कहीं पर गुंडागर्दी की, कानून के साथ खिलवाड़ किया, मजाक किया, दंगा किया, वो कोई भी रहा हो, उस पर कानून ने अपना डंडा चलाया है। हमने कभी भी न तुष्टीकरण की राजनीति की है, न हमने जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा भाषी की राजनीति की है, न हमने परिवारवाद की राजनीति की है, न हमने वंशवाद की राजनीति की है। हमने तो, हमारे मूल मंत्री हमारा है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये हमारा मूल मंत्र है, जिस पर हम अपनी सरकार चला रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि जैसे भी आपने कहा कि विपक्ष कहता था कि माइनॉरिटीज का तुष्टीकरण करो, हिंदू तो हमारे साथ ही है, लेकिन आज बीजेपी भी उसी स्थिति में आ गई है। चाहे राम मंदिर का नाम ले लो, चाहे कोई दूसरे प्रकरण ले लीजिए, सबसे ज्यादा राम, तो क्या आप भी ये मानने लगे हैं कि ठीक है वो 14% लोग करें, हमारे साथ 86% वोट है? तो क्या आप ये नहीं मानते हैं कि जो स्थितियां पहले थी वो आज आपके फेवर में हो गई है? नहीं डॉक्टर साहब, देखिए, हम अपने सत्कर्मों के आधार पर, अपनी सेवा के आधार पर, तो अपने समर्पण के आधार पर और अपनी आस्था के आधार पर काम कर रहे हैं। हमारी आस्था है, हम अपने देश में 400 वर्ष तक संघर्ष करें, एक अपना मंदिर न बनवा पाए। तो इसमें तो पाकिस्तान में एक मस्जिद रुकवा के दिखवा दीजिए, नहीं मेरा दिखवा दें जो लोग हैं राजनीति करने वाले लोग। लेकिन एक बात, तो हम अपने यहाँ मंदिर न बनाएं, तो इसके लिए अगर हम मंदिर बना ले रहे हैं तो हमको इस विषय से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन मैथानी जी, मैं आपकी बात मान रहा हूँ कि आपका आस्था, आपका समर्पण, आपका सेवा भाव, आपका सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये जो मंत्र है, इसी आधार पे तो आपने हिंदुओं को जो है वो अपने पक्ष में कर लिया है और उनका विश्वास प्राप्त कर लिया। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। हमने अपने पक्ष में नहीं किया। आप देखिए, पक्ष में आप इतने वर्षों तक ये त्रासदी को, हम इस त्रासदी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, इस त्रासदी को झेलते झेलते इतना परेशान हो गया था हिंदू वर्ग भी और मुस्लिम भी परेशान हो गया कि इतने इन लोगों ने, मैं ये नहीं कहता कि सारे ही मुस्लिम ऐसे हैं, लेकिन जो ठेकेदार हैं या जो ये राजनीतिक दल वाले लोग हैं, कांग्रेस हो, सपा, जो मैं एक जगह बैठा था, हंसी मजाक में लोग दल के भी बैठे थे, जिसमें एक समाजवादी पार्टी के एक व्यक्ति थे, वो कह रहे थे कि भाई वो अब या तो नाराज होंगे या जो विषय होगा, मैं नहीं जानता क्या विषय था। उन्होंने कहा, कम से कम 50 लोग बैठे थे, उन्होंने कहा भाई अखिलेश जी आजकल एक जेब में टोपी रखते हैं, एक जेब में जनेऊ और चंदन रखते हैं, जहाँ मंदिर देखते हैं वहाँ माथा टेक करके और चंदन लगाते हैं, और जहाँ पे मुस्लिम भाइयों को देखते हैं वहाँ टोपी लगा के पहुंच जाते हैं। यही काम राहुल गांधी जी करते हैं, यही काम आज प्रियंका जी कर रहे हैं। मजबूर हुए कि नहीं हुए? ये आज अयोध्या में दर्शन के लिए मजबूर हुए कि नहीं हुए? यही वो लोग जो कल तक गोलियां चलाते थे, आज क्यों मजबूर हुए? ये हिंदू समाज देखता नहीं है क्या? देखता है। तो वो ये समझ रहा है हिंदू समाज कि हमको अपने देश में सम्मान से रहने के लिए अगर कोई ऐसे संसाधन दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही, मैं आपकी बात सहमत हूं। लेकिन विपक्ष, अभी आपने किस्सा सुनाया कि वो टोपी रखते हैं और चंदन रखते हैं, जहां जैसी आवश्यकता पूर्ति कर लेते, ठीक बात है। लेकिन आज विपक्ष भी आप पर यही आरोप लगा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि भाषण होते हैं, बीजेपी के दिग्गजों के भाषण होते हैं, बड़ों बड़ों के भाषण होते हैं, उनमें कोई राह नहीं दिखाई जाती है और सिर्फ अब्बा जान, चचा जान और जिन्ना, इनकी ही बात होती है। देखिए डॉक्टर रमेश जी, क्यों नहीं बात हो? जब आप जिन्ना की बात अखिलेश करें, हमने नहीं करी, उन्होंने करी, तो जवाब देना तो आवश्यक है। आज आप देखिए आजम खान ने, आजम खान जब तक सरकार में थे, किसानों की छोटी छोटी जमीनों को उन्होंने जबरन कब्जा कर लिया, अपने विद्यालय मिला लिया। क्यों एफआईआर कराने के लिए आगे आ गए? अब उन्होंने झड़ी लगा दी एफआईआर की आजम खान पे। उन किसानों ने, उनको लगा कि हम अब सुरक्षित हैं, तो आदमी ने एफआईआर कराई। और अन्यथा उस समय तो एफआईआर तो छोड़िए, एफआईआर की अगर सुबुगाहट भी सुन जाती तो पता लगा रात में उठा लिए जाए और उनकी हत्या कर दी जाए। तो इस प्रकार के वातावरण से आदमी अब मुक्त हुआ है, अब उसका विश्वास जगा है, उसको लग रहा है कि अब सम्मान से हम यहाँ पर बीजेपी के साथ, सम्मान के साथ हम अपना जीवन, हम परिवार का जीवन, आप कानपुर की बात उठा करके देख लीजिए, क्या हालत कुछ लोगों ने कर दी थी। मोती झील पे क्या कर दिया था, फूलबाग में क्या कर दिया था, क्या कन्याओं के साथ लड़के के हाथ पकड़ के क्या कि कहा जा रहा है कि चुनाव में अब्बा जान, चचा जान, जिन्ना, इन्हीं की बात होती है। ये इसका जवाब आपसे चाहता हूं। ये प्रारंभ वो करते हैं तो हमें जवाब तो देना पड़ेगा ना। ठीक बात है। जब प्रारंभ अगर सपा करे, कांग्रेस करे, तो हमें जवाब देना पड़ेगा ना। अच्छा, एक सवाल और भी आपसे पूछूंगा। आज ही अगर मैं नड्डा की स्पीच सुन रहा था तो उन्होंने एक शब्द कहा, मुझे अच्छा लगा। उन्होंने एक बात कही कि
हम तो गांधी और पटेल को मानते हैं और वे लोग जिन्ना को मानते हैं जिन्होंने देश को खंडित कर दिया। और उन्हें एक आह्वान किया अपने बूथ अध्यक्षों से, क्या कहा कि ये जिन्नावादियों को करारा जवाब दो और राष्ट्रभक्ति का परिचय दो। क्या मान ले अब आने वाला चुनाव जिन्ना बनाम सरदार पटेल और गांधी ही होकर के रहेगा? देखिए, हमारा विश्वास जो संविधान पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, बाबा साहेब ने जो संविधान बनाया है, हमारा विश्वास उस पर है। हम संविधान के अनुरूप ही हम केंद्र की सरकार चला रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में, और हम मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश की सरकार को चला रहे हैं। लेकिन अगर ये लोग कहीं जिन्ना का विषय उठाएं, कहीं अपनी सरकार में आतंकवादियों को जहाज भेज करके लाएं, कहीं गरीबों के मकानों पर कब्जा कर लें, गरीबों की दुकानों पर कब्जा कर लें, अवैध जमीन पर अवैध अपनी इमारत खड़ी कर दें, अपनी रियासत बना दें, तो आखिर कोई व्यक्ति को तो आगे आना चाहिए, किसी राजनीतिक दल को तो आगे आना चाहिए उन लोगों को बचाने के लिए। अगर उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे आई है, लोगों को बचा रही है, उन गरीबों की जमीनों को वापस छुड़वा रही है और उनके ऊपर बुलडोजर चला करके और उनसे वसूली कर रही है, तो मुझे लगता है क्या ये नया प्रयोग उत्तर प्रदेश को नया उत्तर प्रदेश बनाने के लिए ठीक नहीं है? तो ये जो नया प्रयोग है निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में ध्रुवीकरण का काम करेगा, ये मैं मान के चलूं? नहीं, ध्रुवीकरण हम नहीं करने का काम कर रहे हैं। विपक्ष हम तो अपनी स्वाभाविक गतिविधियां संविधान के अनुरूप चला रहे हैं। जी, मैं आपकी बात मान रहा हूं कि प्रत्येक को अधिकार है उसको अधिकार देना। मैं आपकी बात मान रहा हूं, तो हम यही मान लेते हैं कि विपक्ष ऐसा माहौल बना रहा है जिससे कि ध्रुवीकरण हो जाए, और वो आपकी मजबूरी है कि आपको उसका जवाब देना भी है, ये तो मान लें। नहीं, विपक्ष देखिए, विपक्ष जो ये काम कर रहा है अच्छा काम नहीं कर रहा। मैं दूसरी गंदी राजनीति इन्होंने लंबे समय से की है, लेकिन आपकी मजबूरी है, हम केवल उसको आपको हिंदुत्व से जवाब देना पड़ेगा, आपको अपने गौरव से, मंदिर से और हमको अपना सरदार पटेल से, गांधी से जवाब देना पड़ेगा। हमें अपनी संस्कृति को बचाना पड़ेगा। हमें यहाँ की जो भारत में अनेकता में एकता का जो हमारा एक इतिहास है, जो हमारा स्वभाव है, उस आधार पर चलना पड़ेगा। क्या ऐसी परिस्थितियां या राजनीतिक सिनेरियो बन रहा है कि अब लड़ाई इसी पर होगी, हिंदुत्व बनाम नहीं? देखिए, हम आप नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे और मुस्लिम पे राजनीति नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो राजनीतिक परिस्थितियां बन रही हैं उनकी बात कर रहे हैं। ये लोग जो कर रहे हैं, ये इस प्रकार का वातावरण बना रहे हैं जिससे हिंदू अपने आप उद्वेलित हो रहा है, और हिंदुओं के हितों की रक्षा करना भी आपका मैं कर रहा हूं, भी कहा है मैंने, हिंदुओं की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है, और उस कर्तव्य को आगे बढ़ेंगे भी, और करेंगे, निश्चित रूप से आपका चुनाव जो है वो आप ये आश्वस्त करेंगे कि नहीं, हम आपकी रक्षा के लिए तैयार हैं, और हम जिन्नावादियों से लड़ने के लिए भी तैयार हैं। बिल्कुल, हम बहुत धन्यवाद मैदानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे ढंग से बातचीत की, और आपने सुना विचार मंथन में किधर जा रहा है चुनाव। आज भाजपा के दो दिग्गजों ने एक नई राह भी दे दी है और ओवैसी को जवाब भी दे दिया है। अब देखना है कि कैसे ओवैसी अपने को बचाएंगे, कैसे अपने में कंट्रोल करेंगे, और विपक्ष ऐसे हालात में कैसे अपने को एडजस्ट करेगा। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।